सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अजफर, सीए अजफर। सो टाइटल से आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आज मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूं। मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं अपनी सीए की जर्नी। सो आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई हैव बीन क्वालिफाइड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन लास्ट ईयर अगस्त मंथ। सो आज है तारीख 13 अगस्त 2020। करीब एक साल पहले 13 अगस्त 2019 का दिन था और शाम के 4 या 4:30 बज रहे थे। मैं कुछ सिलाई का काम कर रही थी और अचानक से मेरा फ़ोन बजा और उस पर एक मैसेज आया हुआ था कि सीए के रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं। और वो मैसेज देख के मैं एकदम शॉक हो गई, क्योंकि कुछ दिन पहले ही आईसीआई ने अनाउंस किया था कि सीए के रिजल्ट या तो 13 अगस्त को अनाउंस हो सकते हैं या फिर 14 अगस्त को। तो हम सब यही लेकर चल रहे थे कि 14 अगस्त को ही अनाउंस होंगे, बट 13 को ही अनाउंस हो चुके थे और बारी थी मेरी सीए रिजल्ट को चेक करने की। हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि ये कुछ मिनट मेरा फ्यूचर डिसाइड करने वाले थे। तो फ़ोन उठाया, आईसीआई रिजल्ट की वेबसाइट पर गई और बिस्मिल्लाह करते हुए मैंने अपना एनआरओ नंबर, रोल नंबर और पिन नंबर उसमें एंटर किया। बारी थी सबमिट करने की, तो दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था, बट रिजल्ट तो देखना ही था। हिम्मत बांधी और उसे सबमिट किया और सबमिट करने के साथ साथ मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। और जैसे ही आंखें मैंने खोली, ना ऊपर देखा ना बीच में देखा, मेरी नज़र गई सीधा बॉटम पर, जहाँ पर लिखा होता है पास या फेल। एंड आई गॉट पास्ड। मैं पास हो चुकी थी। एक्साइटमेंट में मैंने अम्मी को आवाज़ दी, अम्मी अम्मी। अम्मी किचन में काम कर रही थी, वो भागते हुए आई कि अचानक से इसे क्या हो गया। मैंने उनको बताया नहीं था कि मेरा आज से एक रिजल्ट आने वाला है। तो वो जैसे ही आई, मैंने उनको गले लगाया और उनको कहा कि अम्मी मैं सीए बन गई, अम्मी मैं पास हो गई। और यही लाइन मैंने करीब 15 से 20 बार बोली होगी, मुझे खुद नहीं ध्यान कि मैंने कितनी बार बोली थी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और मुझे शाबाशी दी और उसके बाद उन्होंने अब्बू को फ़ोन लगाया, कहा कि अजफर पास हो गई है, वो सीए बन गई है। और उसके बाद फिर सब रिश्तेदारों को बताया कि अजफर पास हो चुकी है। और सीए बनने के सेलिब्रेशन का जो केक था मैं खुद ही जाकर लेकर आई थी। मैं चाहती थी कि मैं इस दिन को सबके साथ सेलिब्रेट करूं और मिठाई मंगाई गई, अब्बू ने इसमें फातिया पढ़ी और सबको खिलाई। और इस तरीके से मैंने सीए बनने का दिन सेलिब्रेट किया। और देखने से लगता है ना कि कितना आसान है, बट उस दिन के पीछे बहुत ही सालों की मेहनत है, और जो कि मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो उससे पहले मैं आपको अपनी थोड़ी एजुकेशनल बैकग्राउंड बताना चाहूँगी। मैंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली के एक गवर्नमेंट स्कूल से की है और शुरू से ही मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। हमेशा पढ़ाई में अच्छी थी, अपने टीचर्स की फेवरेट हुआ करती थी और इसके साथ साथ मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। लाइक पेंटिंग हो गई, ड्राइंग हो गई, राइटिंग, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक। मैं हमेशा ऐसे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेती रहती थी और उसी की वजह से शायद आप देख सकते हैं आज मैं सीए कम यूट्यूबर हूँ, क्योंकि वो चीज़ आज भी मेरे अंदर है। और स्कूलिंग के दौरान मैं हमेशा अपनी क्लास में सेकंड पे आती थी क्योंकि फर्स्ट जो लड़की आती थी वो मुझसे थोड़ी सी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। और इस तरीके से मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हुई है। मैं हमेशा अपने स्कूलिंग के दिनों को गोल्डन डेज मानती हूँ और जब भी उन दिनों को याद करती हूँ मैं इमोशनल हो जाती हूँ। तो मैंने 12th के एग्ज़ाम दिए थे और मैं घर पर आराम कर रही थी, चिल कर रही थी। मुझे लगा कि 2-3 महीने में रिजल्ट आएगा, तब तक आराम करते हैं घर पे। लेकिन एग्ज़ाम के कुछ ही दिन बाद मेरी एक फ्रेंड का कॉल आता है, अजफर सीए कर लिया है? मैंने बोला हाँ। मुझे हमेशा से लगता था कि सीए तो भाई इंटेलिजेंट बच्चे करते हैं। मैंने बोल दिया हाँ। तो उसने बोला ठीक है, कल 6,000 रुपये लेके आ जाइयो, क्योंकि सीपीटी का रजिस्ट्रेशन कराना है, उसमें 6,000 की डीडी बनवानी पड़ेगी। तो मैं थोड़ा सा मुझे ऐसा हुआ कि 6,000, क्योंकि मेरे लिए उस टाइम पर बड़ी अमाउंट थी, क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ तो हमारी उसमें फ़ीस हंड्रेड्स में जाती थी और आते ही थे पैसे, क्योंकि पढ़ाई में भी अच्छी थी तो स्कॉलरशिप मिलती रहती थी। तो हमेशा से पैसे आए ही हैं, ज़्यादा गए नहीं हैं। अब्बू से पूछा, अब्बू 6,000 रुपये चाहिए, डीडी बनवानी है। अब्बू ने दे दिए और हम गए, डीडी बनवाई और सीपीटी में रजिस्ट्रेशन भी हो गया। अब बारी थी कोचिंग की। तो मेरी एक कज़न है जो सीए कर रही थी उस टाइम पर। मैंने उनसे गाइडेंस ली, उनसे पूछा कि कहाँ पर कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। उन्होंने मुझे बताया और मैंने उस कोचिंग सेंटर में जाके पता किया। उन्होंने कहा 10,000 फीस है। अब 6,000 से 10,000 और ज़्यादा लगे, लेकिन कैसे भी करके मेरे अब्बू ने अरेंज किए। हमने क्लास में एडमिशन लिया, मैंने पढ़ाई की और सीपीटी मेरी एक अटेम्प्ट में निकल गई। को मुझे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना पड़ा, मेरे लिए बहुत आसान थी सीपीटी क्लियर करना। और अब बारी थी आईपीसीसी की। तो आईपीसीसी के रजिस्ट्रेशन के लिए अगेन 12,000 रुपये चाहिए थे। पहले 6,000, फिर 10,000, अब 12,000।
मैं थोड़ी झिझक रही थी क्योंकि उस साल हमारे जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। हम कुछ रीज़न्स की वजह से हम बहुत ही तंगी से जूझ रहे थे, लेकिन अब पढ़ना तो था ही, तो पैसे अरेंज करे। अब्बू को मैं साथ लेके गई थी रजिस्ट्रेशन कराने, क्योंकि मुझे ध्यान है किसी ने मुझे बताया था कि जो सीए की बुक्स होती है ना वो बहुत ज़्यादा भारी होती है, तो तुम अकेले नहीं कैरी कर पाओगे, अपने पापा को साथ लेके जाना। और 2 झोले होते हैं, उसमें इतने भारी होते हैं, लिटरली मेरे हाथ में जो है निशान पड़ गए थे जब मैं लेकर आई थी उसको। तो ऐसे करके मैंने आईपीसीसी में रजिस्ट्रेशन कराया। और अब बारी थी कोचिंग की। अगेन आईपीसीसी में 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो मैंने सोचा 3 तो चलो मैं खुद ही कर लूँगी, 4 के लिए कोचिंग चाहिए होगी। अब जगह जगह पता किया कोचिंग के लिए, तो किसी की 7,000 फीस थी, किसी की 10,000 फीस थी, अलग अलग सब्जेक्ट्स की, किसी की 12,000, किसी की 15,000 ऐसे फीस थी। और थोड़ा मैं झिझक रही थी अब्बू से बात करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे ऊपर काफ़ी पैसे खर्च हो गए थे, तो बट पढ़ना था तो क्या कर सकते थे। बट इस झिझक में मैंने काफ़ी दिन निकाल दिए, और बहुत दिनों बाद मैंने अब्बू से बोला कि अब्बू इतने पैसे चाहिए, मुझे फ़ीस जमा करानी है। अब्बू ने अरेंज करे कैसे भी, और हमने कोचिंग लेनी स्टार्ट करी। बट काफ़ी देर हो चुकी थी, मैंने ज्वाइन करी थी करीब दिसंबर या जैन में, और मेरे एग्ज़ाम थे मई में। तो जब मैं मेरे एग्ज़ाम की डेट आ चुकी थी और मेरी 2 कोचिंग ख़त्म नहीं हुई थी, तो ऑब्वियस था कि मैं इस बार पास नहीं हो पाऊँगी, और वही हुआ, मैं पास नहीं हुई। बट मैं रोई नहीं, मैं कभी नहीं रोई हूँ जब भी मैं फेल हुई हूँ। ये मेरे अंदर आई डोंट नो अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है, आई कांट। तो नेक्स्ट टाइम मैं और मेहनत करी और पास हो गई एक ग्रुप में। अब सेकंड ग्रुप की बारी थी, तो उस टाइम पर मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी जिसके साथ मैंने सीपीटी ज्वाइन की थी, जिसके साथ मैंने स्कूलिंग की थी। जब सीपीटी में गई, सारी कोचिंग साथ में ली, तो उसने एक बार मुझसे कहा कि असफर तू ना कंटिन्यू कर, मेरा कुछ पता नहीं है कि मैं करूँ या ना करूँ। उसकी भी शायद कुछ फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। तो जब उसने कहा कि मैं ऐसे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, मुझे लगा कि जिस इंसान पर मैं डिपेंडेंट थी अब तक, वो अचानक से मना कर रही है, आगे नहीं कर पाएगी। तो मुझे लगा कि अब मैं कैसे अकेले सब करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ही शाय लड़की हुआ करती थी, मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी और इतने मेरे कॉन्टैक्ट्स भी नहीं थे। मुझे लगा इस पर तू कैसे करेगी, अब करे नहीं करे छोड़ दे। लेकिन इतने पैसे पहले ही जा चुके थे और मैं इतना आगे आ चुकी थी, तो मैंने सोचा इस पर करते हैं, कैसे भी करके हिम्मत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आईपीसीसी के इस तरह से एग्ज़ाम दिए और मैं रिज़ल्ट का वेट कर रही थी। अब मुझे आर्टिकलशिप ज्वाइन करनी थी। मैं पहला ग्रुप पहले ही निकाल चुकी थी, तो कायदे से पहले ही मुझे आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं करी थी क्योंकि मैं चाहती थी मैं एक बार पहले दोनों ग्रुप क्लियर कर लूँ, उसके बाद मैं ज्वाइन करूँगी। तो उसके लिए फॉर्म्स देखनी शुरू करी, और इस टाइम तक मुझे गूगल चलाना आ गया था और मैं यूज़ करना स्टार्ट कर चुकी थी। तो मैंने फॉर्म सर्च करे अपने एरिया के आसपास जो भी फॉर्म्स हैं, मैंने उनकी ईमेल आईडी ली, कॉन्टैक्ट नंबर लिए, उनको कॉन्टैक्ट करना शुरू करा, अपना CV भेजा, बट कहीं से भी रिवर्ट नहीं आया। तो ऐसे करके मैंने काफ़ी दिन ऐसे ही निकाल दिए थे, और मेरा इतना कोई कांटेक्ट नहीं था, और मैं हमेशा से ऐसे रही हूँ कि मैं चाहती हूँ मैं खुद ही करूँ, मैं किसी को बॉदर ना करूँ किसी चीज़ के लिए कि मेरे लिए कोई फॉर्म सजेस्ट करो, मैं कहाँ ज्वाइन करूँ, मुझसे ये होता नहीं है। तो मैंने सोचा अब खुद से ही करना है, कुछ भी करना है। तो मैंने इस तरीके से फॉर्म सर्च करनी स्टार्ट करी, खुद गई, खुद देखी। 3-4 फॉर्म्स जो थी वहाँ पर वैकेंसी नहीं थी। एक जगह मैं गई, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और उन्होंने बोला कि तुम ज्वाइन कर सकती हो अगले दिन से। मैंने ज्वाइन करा, फाइनली मैं खुश थी कि चलो फॉर्म मिल गई, स्ट्रगल ख़त्म। बट मैं वहाँ पर सिर्फ 2 दिन ही जा पाई, क्योंकि वहाँ पर जो ऑलरेडी जो सीए काम कर रहे थे उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमारे काम के लिए कुछ नहीं है, तो तुम तो क्या ही सीख पाओगे। तो उन्होंने कहा असफर तुम कहीं और चली जाओ, यहाँ पर तुम्हें कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। तो मैं अगेन टेंशन में आ गई कि अब मैंने सोचा था कि अब ये सफ़र ख़त्म होगा, बट अब फिर से शुरू से स्टार्ट करना था। 2-3 दिन तो मेरा मूड बहुत ख़राब रहा कि फिर से मुझे सीए फॉर्म्स देखनी पड़ेगी। तो मूड संभाला अपना, हिम्मत बांधी, और उस टाइम पे सीए क्लब इंडिया पे ना डिफरेंट फॉर्म्स के नाम आते थे, उसके साथ में वैकेंसी आती थी कि यहाँ पर इस फॉर्म में वैकेंसी है विद कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस। तो उसके थ्रू मैंने CV भेजा अपना काफ़ी जगह पर, और मुझे तब भी कॉल नहीं आई। बट फिर मैंने अपने खुद से ही मैंने फिर कॉल करी, उनको पूछा कि वैकेंसी है तो बताओ। एक जगह से मैम ने फ़ोन उठाया और उन्होंने कहा हाँ तुम कल आ जाओ इंटरव्यू देने के लिए। तो नेक्स्ट डे मैं अपने अब्बू के साथ गई, और मुझे ध्यान है उस दिन बारिश हो रही थी, और मैं और मेरे अब्बू बाइक से आए थे और बूंदाबांदी हो रही थी, बट कैसे भी करके हम पहुंच गए और मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू भी सही हुआ, मैम ने बोला कि तुम ज्वाइन कर सकती हो। फाइनली मैं एक सीए फॉर्म में ज्वाइन कर चुकी थी और 1 साल काम किया, काफ़ी कुछ सीखा। अब बारी थी सेकेंड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप की, जो कि मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा स्ट्रगल भरा साल था, क्योंकि इस साल मुझे अपनी आर्टिकलशिप के साथ साथ मुझे कोचिंग भी करनी थी। तो
इस टाइम तक पैसों की इतनी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैं खुद ही स्टाइपेंड इतना मैं बचा लेती थी कि मैं अपनी कोचिंग के लिए पैसे दे पाऊँ। तो मैंने कोचिंग के लिए रजिस्टर करा, और मुझे ध्यान है हमारी कोचिंग होती थी 6 बजे, शाह ऑडिटोरियम कश्मीरी गेट, और वहाँ जाने के लिए मुझे निकलना पड़ता था 5 बजे, और निकलने के लिए मुझे उठना पड़ता था 4 बजे। और मैं तो 4 बजे उठती थी, लेकिन अम्मी मेरी 3:30 बजे उठती थी, और वो सिर्फ 2 या 3 घंटे ही सो पाती थी, और पता नहीं सो पाती थी भी या नहीं, क्योंकि मेरे लिए उनको हमेशा 3:30 बजे उठना होता था। और ऐसा भी नहीं था कि एक दिन भी आराम मिलता हो, क्योंकि मेरी जो कोचिंग थी वो पूरा हफ्ता चलती थी इंक्लूडिंग संडे, और ये सिलसिला 3 से 4 महीने तक चला। मैं एक कोचिंग की बात कर रही हूँ। तो वो 3:30 बजे उठकर मेरे लिए खाना बनाती थी, और फिर मैं तैयार होके जब निकलने वाली होती थी तो अब्बू को बोलती थी, अब्बू उठ जाओ, मुझे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ दो। और वो दिन थे जनवरी के, जब आप समझ सकते हैं दिल्ली में कितनी कड़ाके की ठंड पड़ती है, और 6 बजे इतना अंधेरा होता है। मैं कोचिंग पहुंचती थी तब भी इतना अंधेरा होता था, तो समझ सकते हो मैं अपने अब्बू को आवाज़ देती थी, वो एक ही आवाज़ में मेरी उठ जाते थे। आप सोच सकते हैं उन कड़ाके की सर्दी के दिनों में वो अपने गर्म बिस्तर में से निकलकर मुझे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ने जाते थे, और हम बाइक पे जाते थे, तो उस पर और भी ज़्यादा हवा लगती थी, और उस वजह से 1-2 बार वो बीमार भी हो गए, तो उनको खांसी जुकाम हो गया था काफ़ी ज़्यादा। तो इस तरीके से मैंने अपनी सारी कोचिंग कंप्लीट की हैं, और ये जो स्ट्रगल है कोचिंग और आर्टिकलशिप का, ये सिर्फ मेरा ही नहीं है, ये उन सभी लोगों का है जो सीए कर चुके हैं या फिर सीए कर रहे हैं। वो मेरी इन बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे कितना डिफ़िकल्ट है कोचिंग और आर्टिकलशिप को साथ में मैनेज करना, बट हम फिर भी पूरी हिम्मत के साथ, पूरी लगन के साथ करते हैं। और इस बीच बहुत सारे स्टार बोलते हैं कि अज़बर क्या हो गया तुमको, कुछ खाती नहीं हो, या फिर इतनी दुबली पतली होती जा रही है, अपना ध्यान रख, ये वो। अब उनको क्या बताएं कि पूरा सुबह से लेके शाम तक हम पढ़ाई में, काम में लगे रहते हैं, तो सेहत कहाँ से ही आएगी। बट हाँ, वो दिन भी निकल गए, और मैंने अपनी कोचिंग कंप्लीट करी, और आर्टिकलशिप भी मेरी कंप्लीट हो चुकी थी, और अब बारी थी मेरे फाइनल के एग्ज़ाम्स की। तो फ्रैंकली जो फर्स्ट अटैम्प्ट है, मैंने ऐसे हंसी खुशी निकाला है। ऐसा नहीं कि मैंने मेहनत नहीं करी, मैंने मेहनत भी करी है, पढ़ाई भी बहुत करी है, लेकिन मैंने ऐसे टेंशन, कोई स्ट्रेस नहीं लिया। बट एग्ज़ाम देने के बाद मुझे पता चल चुका था कि ये अटैम्प्ट तो मुझसे नहीं निकलने वाला, और ऐसा ही हुआ। उस अटैम्प्ट में फेल हो चुकी थी, बट हिम्मत नहीं आ रही। मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ है कि जब भी मैं फेल होती हूँ ना, मुझे रोना नहीं आता। मुझे पता होता है कि मैं ये डिज़र्व करती हूँ, और अगर मैं फेल हो गई तो इट्स गुड, मुझे फिर से पढ़ूंगी और भी ज़्यादा कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ में नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम दूंगी, और मुझे पता है मेरी लिमिट्स क्या हैं। और जब तक मैं उन लिमिट्स को पुश नहीं करती हूँ या फिर टच नहीं करती हूँ, मुझे पता होता है कि मैं पास नहीं होंगी। और जब जब मैंने अपनी लिमिट्स को पुश करा है, मैं पास हुई हूँ, और वो एक्चुअल में मैं डिज़र्व करती हूँ, तब मैं पास हुई हूँ। तो खैर, इस तरीके से मैंने सीए फाइनल निकाला अपना मल्टीपल अटैम्प्ट्स में, और लास्ट ईयर 13 अगस्त 2019 को मैं फाइनली सीए बनी, जो अब तक की मेरी बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, और इससे आगे भी बहुत सारी अचीवमेंट आनी बाकी, एंड आई एम रेडी टू डू वट एवर इट टेक्स। बट इस सीए जर्नी के दौरान मेरे अम्मी को बहुत ही सारे ऐसे लोग मिले जिन्होंने उनको बोला कि क्या कर रहे हो, लड़की है, क्यों पढ़ा रहे हो, एंड में क्या करना है, घर संभालना है, क्यों पढ़ा रहे हो, जितना पढ़ाओगे उतना दहेज देना पड़ेगा। एंड वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा चुभा करती थी। मैंने हमेशा यही सोचा है कि मैं इतनी काबिल बनूं कि मेरे अम्मी अब्बू को कभी भी मेरी शादी में दहेज ना देना पड़े। लोग बोलते हैं कि लड़की है तो अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट होगी। मैं कहती हूँ नहीं, लड़की होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी पे डिपेंडेंट रहो, और जो रहना चाहती है वो रहे, मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। वो जो चाहती है वो कर रही है, वो उसमें खुश है। लेकिन जो अपना नाम कमाना चाहती है, अपनी पहचान बनाना चाहती है, उनको कभी भी रोकना नहीं चाहिए, उनको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप लड़की को थोड़ा सा भी सपोर्ट करोगे ना, तो वो लड़कों से कहीं ज़्यादा आगे निकल सकती है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो लड़कियां बाहर जाती हैं, पढ़ाई करती हैं, वो बिगड़ जाती हैं। बिगड़ना होगा अगर किसी को, तो वो घर की 4 दीवारी में बिगड़ सकती है, और मैंने ऐसे केसेस देखे हैं। मैंने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करा जिसको मुझे अपने अम्मी से छुपाना पड़े। मुझे हमेशा यही रहा है कि मैं उनका नाम रोशन करूं इस दुनिया में। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि लड़कियों को कम ना समझें, उनको मौका दें, उनको सपोर्ट करें। अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे तो वो बहुत ही आगे जा सकती हैं, आपका नाम बहुत ही ज़्यादा रोशन कर सकती हैं। उन पर ट्रस्ट रखें। और उसी के साथ साथ मैं इस वीडियो को अपने अम्मी अब्बू को डेडिकेट करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इतना पढ़ाया, इतना काबिल बनाया, मुझ पर ट्रस्ट दिखाया। अगर वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं दिखाते तो शायद मैं यहाँ पर नहीं होती। उन सभी लोगों की बातें सुनी जिनकी नज़र में पढ़ाई कुछ है ही नहीं, जो हमेशा बोलते रहे कि लड़कियों को मत पढ़ाओ, स्कूल हो गया ना, बस छुड़ा दो पढ़ाई।
उन सभी को मैं ये बात कहना चाहूँगी, अगर आप एक लड़के को पढ़ाओगे ना तो पूरी जनरेशन पढ़ जाएगी आपकी। तो आई थिंक मुझे यही सब कहना था। हमारे अम्मी अब्बू जो होते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, और हम बच्चे भी समझते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कितनी ज़्यादा परेशानियाँ उठाई हैं। वो लोग बातें हम कभी उनसे कह नहीं पाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम फील नहीं करते हैं। हम चाहे कितना भी कुछ कर लें, हम उनको शायद वो कभी ना दे पाए, और शायद कभी ना जता पाए। तो इसलिए मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को अकेले ना देखें, अपने पेरेंट्स के साथ देखें, ताकि उनको पता चले कि हम फील करते हैं वो सारे स्ट्रगल जो आपने हमें पढ़ाते हुए किए हैं। हम बोल नहीं पाएंगे, हम जता नहीं पाएंगे, लेकिन हम दिल से उस चीज़ को फील करते हैं। और हम कुछ भी कर ले, हम आपको लौटा नहीं सकते, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो भी आपने हमारे लिए किया है, जो ट्रस्ट दिखाया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।